आल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज तमाम 6 एफआईआर में अबूरी जमानत दे दी है। मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि यूपी में उनके खिलाफ 6 एफआईआर को मनसूख किया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ तमाम एफआईआर को यकजा करने और दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल को मुंतकिल करने की हिदायत दी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात खत्म करने से इनकार कर दिया। यह खास रिपोर्ट देखिए। आल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज तमाम 6 मुकदमात में अबूरी जमानत दे दी है। साथ ही जुबैर के मामले में तहकीकात के लिए तश्कील दी गई उत्तर प्रदेश की एसआईटी को भी अदालते उज़्मा ने तहलील कर दिया है और जुबैर के खिलाफ तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने का हुक्म सादिर कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मोहम्मद जुबैर को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। बेंच ने कहा कि एक मामले में 8 जुलाई को जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। एक और मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। अब भी वो कई मुकदमात की वजह से जेल में है। अदालत उज़्मा ने कहा कि जुबैर को मुसलसल जेल में रखने का कोई जवाज नहीं है। दिल्ली में दर्ज मुकदमात यूपी में दर्ज मुकदमात से मिलते जुलते हैं। यूपी के मामलात भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मुंतकिल कर दिए गए हैं। हम अपनी तरफ से किसी एफआईआर को मनसूख नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि अगर अर्जी गुजार चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में एफआईआर को मनसूख करने के लिए अर्जी दायर कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि इन्हें किसी नई एफआईआर में गिरफ्तार न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान यूपी हुकूमत ने कहा कि मोहम्मद जुबैर से कहा जाए कि वो ट्वीट न करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहाफी को लिखने से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवाज उठाने पर किसी के खिलाफ पेशगी कार्रवाई कैसे हो सकती है। उत्तर प्रदेश में दर्ज दीगर मुकदमात के बारे में मोहम्मद जुबैर के वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जुबैर के ट्वीट्स देखे जाएं। उन्होंने सच्चाई को उजागर किया है। ये पुलिस पर आयद है कि वो समझे उकसाने का काम कौन कर रहा है। एडवोकेट ग्रोवर ने मजीद कहा कि बराहे करम अदालत इनके ट्वीट्स देखें, इनमें उकसाने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने सुदर्शन टीवी की तरफ से दायर मुकदमे का भी जिक्र किया। कहा बतौर फैक्ट चेकर उन्होंने सुदर्शन टीवी के ग्राफिक्स में गलत मस्जिद की तस्वीर दिखाने का मामला उठाया। बतौर फैक्ट चेकर जुबैर ने गजवा बम धमाकों में असल मस्जिद की तस्वीर पेश की। वृंदा ग्रोवर के मुताबिक इन मामलों को देखने से साफ है कि जुबैर ने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन सुदर्शन चैनल ने इनके खिलाफ 153A, 295A के तहत मुकदमा दर्ज कराया। ये जुबैर को खामोश करने की कोशिश है। 20 जून को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनके खिलाफ ये एफआईआर 2018 में सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन से हरी झंडी मिली। 1983 की फिल्म किसी से ना कहने की तस्वीर पोस्ट करने के मामले में हुई थी, जिसमें दिखाया गया है कि हनीमून होटल का नाम बदलकर हनुमान होटल कर दिया गया है। इस तस्वीर को लेकर हनुमान भक्त नामी ट्विटर सारिफ ने शिकायत की थी और कहा था कि इनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। इसी तस्वीर को पोस्ट करते हुए जुबैर ने पीएम मोदी पर तंज किया था। मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत में सवाल उठाया और कहा कि पुलिस कैसे जादुई तरीके से इस मखसूस ट्वीट की बुनियाद पर मोहम्मद जुबैर के 4 साल पुराने ट्वीट के लिए गिरफ्तार कर सकती है। इससे कबल बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स की वजह से हिंदुस्तान को सिफारती सतह पर निमटना पड़ा था। कई इस्लामी ममालिक ने बयानात जारी करके सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। कतर ने तो भारत से माफी का मुतालबा किया था। दरअसल नुपुर शर्मा के मामले को
मोहम्मद जुबैर ने ही जोर शोर से उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर सोशल मीडिया में एक हिंदू स्वामी की तौहीन करने के मामले में कर्नाटक की एक अदालत ने मुलजिम को 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा सुनाई है। चिकमंगलुरु जिले के श्रीनगरी तालुके की अदालत ने आज मुन्ना अजहर नामी मुलजिम को 3 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 19 नवंबर साल 2015 में पेश आया था। हुबली शहर से ताल्लुक रखने वाले मुन्ना अजहर ने फेसबुक में श्री नगेरी के स्वामी के लिए नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। मुन्ना अजहर के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। आज अदालत ने मुलजिम मुन्ना अजहर को सजा और जुर्माना आयद किया। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी केस की समाअत कल यानी 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की बेंच कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी से मुतालिक पुराने मुकदमात के साथ दायर नई दरख्वास्तों की भी समाअत करेगा। नई दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि मस्जिद में पाए जाने वाले शिवलिंग की पूजा की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने हुक्म में सर्वे के दौरान पाए गए मुबैना शिवलिंग को महफूज रखने का हुक्म दिया था और वाराणसी की अदालत में जारी समाअत को भी जिला जज को मुंतकिल कर दिया था। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी से MIM के हौसले बुलंद हैं। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में MIM को जहां बुरहानपुर, खंडवा और जबलपुर में कामयाबी हासिल की थी, वहीं दूसरे मरहले के इंतखाबात के नताइज में इसकी झोली में 3 सीटें और आई हैं। बल्दियाती इंतखाबात की कामयाबी से सरशार होकर MIM ने आइंदा साल होने वाली असेंबली इंतखाबात को दमदारी से लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने MIM मध्य प्रदेश की कोर कमेटी के रुकन काजी सैयद अनस अली नदवी से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में 2 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात, पहली बार MIM ने मध्य प्रदेश की सियासत में कदम रखा, लेकिन इस मजबूत कदम से बहुत सारे उलटफेर हुए। आज के जो वोटों की गिनती हुई उसमें भी MIM ने अपनी कामयाबी दर्ज की। हमारे साथ MIM जो कोर कमेटी के रुकन काजी सैयद अनस अली नदवी साहब मौजूद है। अनस साहब, जब पहले मरहले में भी आपको कामयाबी मिली और आज फिर जो है खरगोन में आपको कामयाबी मिली, किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आवाम का शुक्र अदा करता हूँ, आवाम का शुक्रिया कहता हूँ जो मध्य प्रदेश की आवाम ने दूसरे मरहले में भी वही कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली। पहले मरहले में कामयाबी मिली थी, उसकी भी बेइंतहा खुशी थी कि पहली मर्तबा एक ऐसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक ऐसी पार्टी वाकई जिसने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पकड़ मध्य प्रदेश के अंदर बनाई और मध्य प्रदेश की आवाम ने उसे दिल से तस्लीम किया और बड़ी खुशी के साथ उसको। तो अब ऐसा लग रहा है इंशाअल्लाह ताला आज की कामयाबी देखते हुए कि ये अब जो है सफ़र इंशाअल्लाह चलता रहेगा कामयाबियों का। और मध्य प्रदेश के अंदर कई सालों से तीसरे विकल्प की तलाश थी जो अब पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अब 2023 में जो असेंबली के इंतखाबात होंगे उसकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां पूरी हैं। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह कर गए हैं भोपाल में यहाँ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक बता। और ये जो मोहब्बत मिल रही है, इस मोहब्बत से जो बूस्ट मिल रहा है हमको और जो एनर्जी आ रही है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें लगता है आवाम की बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि आवाम की तड़प है, आवाम चाहती है कि MIM और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत हों और MIM यहाँ आए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक बड़ा गेम चेंज करेंगे। अल्लाह के हुक्म से बड़ा गेम चेंज करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में। जो है आज जो है 5 नगर निगम के जो वोटों की गिनती की गई उसमें भी बदलाव हुआ, जहां पर पिछले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने 16 के 16 नगर निगम पे कब्जा किया था। इस बार वो जो है 16 से सिमट कर 9 तक आ गई। वहीं पर कांग्रेस को भी मौका मिला, लेकिन 2 जगह पर जो है, अगर हम कटनी की बात करें इंडिपेंडेंट ने जीता और सिंगरौली की बात करें वहाँ पर आप पार्टी ने, और फिर जो कई जगह पर मेयर तो जो है MIM नहीं जीत सकी, लेकिन जो काउंसिलर जीते हैं उससे एक मुस्तकबिल की एक नई सियासत का आगाज समझा जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मध्य प्रदेश में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बल्दियाती इंतखाबात में मजमूई तौर पर गर्चे बीजेपी को सबकत हासिल है, मगर साबिका बल्दियाती इंतखाबात से अगर मुआवजा किया जाए तो बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सूबे की 11 नगर निगम में जहां साबिका इंतखाबात में बीजेपी का सब पर कब्जा था, वहीं इस बार के इंतखाबात में 11 नगर निगम में से बीजेपी के हिस्से में 9 नगर निगम ही कामयाबी हासिल हो पाई है, जबकि कांग्रेस को 5, 1 सीट पर
आप पार्टी और एक मेयर की एक सीट पर आजाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें 54 नगर परिषदों के परिणाम घोषित हो गए हैं और 54 नगर परिषदों में से 48 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ विजय प्राप्त कर ली है। 11 नगर पालिकाओं के परिणाम घोषित हो गए हैं, उसमें से 9 में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ विजय प्राप्त की है और बाकी भी पूरे प्रदेश में जो सब जगह से रुझान आ रहे हैं, सभी जगह कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी का सफल नेतृत्व और कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा और शिवराज सिंह जी की जुमलेबाजी के खिलाफ ये परिणाम है। पहले चरण के भी जो परिणाम आए उसमें भी जिसको बड़ा चढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बीजेपी जीती, सच्चाई ये कि 5 नगर निगम कांग्रेस जीती है, 3 जीती है क्लियर कट। 2 नगर निगम जो हम हारे वो छल और कपट से हराया गया। बुरहानपुर की हमारी शहनाज बाजी को 388 वोट से कपट के तहत हटाया गया। महेश परमार टोटल 700 वोट से हारे, उनको पहले 500 वोट से और 900 वोट से जीतना हुआ डिक्लेयर करा। तो ये दोनों नगर निगम भी हमारी हैं। सतना में भी परिषद बराबर की बनी है, वहाँ पे भी बागी की वजह से हम हारे। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
मरकजी यूनिवर्सिटियों को दिए गए ग्रांट को लेकर तनाजा शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर एतराज जताते हुए यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने में हुकूमत पर इम्तियाजी सुलूक का इल्जाम लगाया। ओवैसी के मुताबिक जामिया मिलिया इस्लामिया के बजट में इजाफा नहीं किया गया, पिछले साल के मुकाबले बजट में कमी की गई। उन्होंने कहा कि 2014 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बजट 669 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 2021-22 में 1300 करोड़ कर दिया गया। जबकि जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अक़लियती तबके के बच्चे पढ़ते हैं। मुस्लिम बच्चे कम ग्रेजुएट हैं, इसलिए इन यूनिवर्सिटियों के बजट में इजाफा किया जाना चाहिए। ओवैसी के मुताबिक इन यूनिवर्सिटियों के बजट को कम से कम बजट ग्रांट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बराबर किया जाना चाहिए था। ओवैसी ने कहा कि यह सीधा इम्तियाजी सुलूक है। देखिए, धर्म का आईना नहीं बल्कि सच्चाई की जब बात होती है तो उसको तोड़ मोड़ कर पेश कर दिया जाता है। पार्लियामेंट में केरला के एक सांसद ने एक सवाल पूछा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग के बारे में, जिसमें मोदी सरकार ने खुद अपने जवाब में इस बात का इतराफ़ किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को 15% उनकी फंडिंग में कमी कर दी गई है और वहीं पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को वो फंडिंग में कमी नहीं की गई है। मगर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जो 669 करोड़ 2014 में मिलते थे, उसको 2020-21 में बढ़ाकर 1303 करोड़ कर दिया गया। इसलिए एतराज है क्योंकि जामिया मिलिया इस्लाम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, इनको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 30 के तहत। और दूसरी बात यह है कि खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अगर भारत में 100 ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें 3 मुसलमान होते हैं। तो आप बजाय जामिया मिलिया को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, इनको फंडिंग को आप कमी नहीं करनी चाहिए थी। इसका जो फंड बढ़े मैं इसका स्वागत करता हूँ और देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जेएनयू का आप खत्म करेगा। जेएनयू का व्यू, जेएनयू का स्टूडेंट, जेएनयू का टीचर्स सरकार का खिलाफ है, इसलिए सरकार जेएनयू को खत्म करना चाहते हैं। अलीगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बच्चा जाते हैं, माइनॉरिटी कैरेक्टर है, जामिया माइनॉरिटी, नाम में तो माइनॉरिटी है, इसीलिए जामिया, अलीगढ़, जेएनयू ये सारे प्रतिष्ठान को, सारी यूनिवर्सिटी को सरकार खत्म करना चाहते हैं, सरकार मजबूर करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हम ये भी चाहता हूँ बनारस का और फंड दे, लेकिन जेएनयू, एएमयू और जामिया को खत्म मत करो, इनका भी सशक्तिकरण करो। सरकार की तरफ से जो आदाद शुमार दिए गए हैं उसका बड़ा सच ये है कि सबसे कम इजाफा जेएनयू के फंड में हुआ है। दूसरे नंबर पर जामिया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फंड में 100% का इजाफा पिछले 7 सालों में हुआ है, जबकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के फंड में, ग्रांट में 250% का इजाफा पिछले 7 सालों में, यानी साल 2014 से साल 2021-22 तक हुआ है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हालात हाज़िरा और सियासी बेदारी इस उन्वान के तहत बेंगलुरु में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सदाए इत्तेहाद तंजीम के तहत हुए इस इजलास में मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान मिफ्ताही, मौलाना मकसूद इमरान रशादी और दीगर अहम उलमाए कराम ने हिस्सा लिया। मौजूदा हालात में मुसलमानों की सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उलमाए कराम के रहनुमाई में समाजी और सियासी मैदान में मुसलमान कैसे आगे बढ़ें, इंतखाबात के मौके पर मुसलमान अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कैसे करें, वोट की अहमियत के सिलसिले में कैसे बेदारी पैदा की जाए, असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी कैसे बढ़ाई जाए, इस तरह कई उमूर पर इजलास में राय मशवरे पेश किए गए। उलमाए कराम के अलावा दानिश्वरों और मस्जिद कमेटी के नुमाइंदों ने भी इजलास में हिस्सा लिया। कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप तैयार किया है, प्ले स्टोर में भी मिलता है और इसी तरह जो ऐप एप्पल फ़ोन है उसके ऐप स्टोर में भी मिलता है। तो आप वहां से उस वोटर हेल्पलाइन के ऐप को डाउनलोड करें, हर एक अपने नाम को चेक करें, अपने घर वालों के नाम को चेक करें, अगर नहीं है तो उसी के अंदर आप आराम से अपना नाम दाखिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉलोअप करने के लिए हमारे यहाँ हर मोहल्ले के कुछ नौजवान ज़रा खड़े हों, ज़रा साथ दें, तो इंशाअल्लाह पहले हमारी ताकत बनेगी। हम कभी किसी पार्टी की तरफ न तो हमारा रुझान है, न हम किसी पार्टी की तरफ तवज्जो देंगे कि हाँ ये हमारी पार्टी है या वो हमारी पार्टी है।
हम तो वो पार्टी के हैं जो अच्छा काम करें। हमें बाहम मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है और ऐसे इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना है जो मुल्क के मफाद में हो, सियासत के मफाद में हो, मिल्लत के मफाद में हो और हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी आबादी जो है और हिंदुस्तानी नागरिक जो है इनके मफाद में हो। कि उलमा की एक जमात खालिस ऐसी होनी चाहिए जो सियासी उमूर ही पर काम करने वाली हो। सियासी उमूर को गौर करना, हालात को देखना, मसाइल को समझना, मिल्लत की ज़रूरियात को समझना और जो हालात मुख्तलिफ़ और नामुवाफ़िक़ पेश आते हैं इस सिलसिले में तदबीरें करके किस तरह उनको हल करना चाहिए, कानून के दायरे के अंदर हम किस तरह ये सब काम कर सकते हैं। उलमा को एक तरह से कमज़ोर करके रख दिए हैं, इसलिए उलमा को पहले आगे लाएंगे इंशाअल्लाह। उसके पीछे जो है कौम को उनकी ज़हन बनाने के लिए जो उनके पास जो तजुर्बे है उलमा के वो इस्तेमाल हो गए, इंशाअल्लाह उसकी तरफ एक नताइज के ऊपर पहुँचेंगे। मौजूदा हालात में इस्लाम के पयाम अमन और इंसाफ को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, औलिया अल्लाह और सूफिया इकराम की तालीमात से नौजवान नस्ल को रोशनास किया जाए। बेंगलुरु में हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट और बज़्म तुराबिया के तहत मुनक़िदा नातिया और मनक़बती मुशायरे में इन ख्यालात का इजहार किया गया। खानकाह तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबदीन, हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के सदर अल्लाह बख्श आमरी की सरपरस्ती में यह इजलास मुनक़िद हुआ। दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद शाह शरफुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह में मुनक़िदा इस तकरीब में बेंगलुरु, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश के शोरा ने नातिया और मनक़बती कलाम पेश किया। हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के नुमाइंदों ने कहा कि कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से इदारे की सरगर्मियां ठप हुई थी, लेकिन अब दोबारा शुरू हुई है। हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के जरिए बेंगलुरु के तमाम मसाजिद का सर्वे किया गया है। मस्जिदों के जरिए हर इलाके में हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की कोशिशों को आगे बढ़ाया जाएगा। हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट और बज़्म तुराबिया की जानिब से जलसा मुनक़िद हुआ, जिसके सदर साहब हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के अल्लाह बख्श साहब हैं, अल्लाह बख्श आमिरी साहब हैं। और ये जलसा मुनक़िद करने का मेन मकसद जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है और जो सूफियों की जो अक़वाल हैं उसे आम करना है। आप जानते हैं हाल ही में हमारे मुल्क के अंदर जो है बहुत सारे इंतशार पैदा हुए हैं। मसले जो भी पैदा करते हैं इसके ताल्लुक से जाकर समझाया जाए, बताया जाए, एज बदखीर लोगों को जो है उनको बताकर कुछ अच्छा काम करें। हम लोग जो है मस्जिदों का सर्वे करके 1000 से ज़्यादा मस्जिदों तक हम लोग पहुँच कर हैं। वहाँ पर पहुँचकर तमाम मस्जिदों के ज़िम्मेदारान से हम लोगों ने राबिता क़ायम करके हैं और उनका डिटेल्स भी हम लोग लेकर एक रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं। और इस स्टैटिस्टिक्स के तहत हम लोग सुन्नियत के लिए काम करेंगे, अमन के लिए काम करेंगे। बेंगलुरु के कोने कोने में हर मस्जिद से और इदारे के अरकान को इस इदारे में माशाल्लाह बहुत खूब काम कर रहा है, बहुत सबको लेकर चल रहा है। आसाम से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने एनआरसी को लेकर हुकूमत पर तनकीद की है। अब्दुल खालिक ने मरकजी हुकूमत और हुकूमत आसाम पर संगीन इल्जामात लगाए। अब्दुल खालिक ने कहा कि हुकूमत नहीं चाहती कि आसाम में एनआरसी मुकम्मल हो। आसाम में हुई एनआरसी का चैप्टर अभी तक बंद नहीं हुआ है। अब जो फाइनल एनआरसी हुई थी उसको कहा जा रहा है कि ये सप्लीमेंट्री लिस्ट है, एनआरसी है। इस पूरे मामले को लेकर संसद में सवाल भी उठा। हमारे साथ मौजूद हैं सवाल उठाने वाले सांसद अब्दुल खालिक साहब। आपने सवाल पूछा था, क्या जवाब आया और कितने मुतमईन हैं? देखिए, ये जो सरकार केंद्र का हो या राज्य का हो, जो भाजपा के सरकार, ये लोग मुंह में एनआरसी के बात बोलते हैं लेकिन एनआरसी नहीं चाहते हैं। जब तक इनका अपना मकसद फुलफिल नहीं होता है तब तक ये लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि अभी जो फाइनल लिस्ट निकले हैं सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग में, इसमें इनका जो उद्देश्य, इनका जो मकसद वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फाइनल लिस्ट कहा था, इसने सरकार ने इसको अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट कहा रहा है। अगर ये जो फाइनल लिस्ट में जितना लोगों का नाम ड्रॉप हुआ, वो अपील प्रोसेस शुरू करना चाहिए, तो वो अपील प्रोसेस भी शुरू नहीं किया। कभी बोलते हैं कोविड के लिए नहीं हुआ, कभी बोलते हैं प्लाट के लिए नहीं हुआ। सरकार एनआरसी लेकर ये सीरियस नहीं है। उनका जब तक राजनीतिक जो उनका जो सियासी उद्देश्य है, जब तक ये पूरा नहीं होता है, ये सरकार एनआरसी नहीं चाहते। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल